बीएससी पार्ट सेकंड के आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे आगे के टॉपिक को। हमने द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं तक हमने हमारे टॉपिक्स द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं को हमने पढ़ लिया था। उससे आगे हमारे टॉपिक को बढ़ाते हैं। शाखा, ब्रांच, जाल जो हम पढ़ते हैं, जाल का वह भाग जिसमें प्रवाहित धारा का मान नियत रहता है, यानी कि जो जाल है, नेटवर्क है, उसमें वह भाग जिसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान कांस्टेंट बहता रहे, उस भाग को हम शाखा कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एक डायग्राम है, डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ए से लेकर बी तक के भाग में जो धारा बहेगी वो कांस्टेंट धारा होगी, तो इसे हम एक शाखा कह सकते हैं। इसी तरह बी से एफ भाग में जो धारा प्रवाहित होगी वह कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह ए बी एफ ये जो है एक शाखा के रूप में होते हैं, ये शाखाएं कहलाती है। बात करते हैं नोड या संधि बिंदु की। किसी जाल में उपस्थित वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है नोड या संधि बिंदु कहलाते हैं। यानी कि किसी जाल में कोई वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिले उसे हम नोड बिंदु या संधि बिंदु कहते हैं। हम देख सकते हैं तो इस डायग्राम में देखें तो बिंदु बी पर ए बी शाखा, एफ बी शाखा और बी सी शाखाएं आकर मिल रही है, तो बी एक संधि बिंदु होगा। इसी तरह सी भी एक संधि बिंदु होगा, ई भी एक संधि बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं आकर के मिल रही है, तो इन्हें हम संधि बिंदु या नोड बिंदु कहते हैं। बात करते हैं पाश या लूप की कि किसी जाल में पाश या लूप क्या होता है। तो कई बार ये आधे नंबर के परिभाषाओं में पूछी गई है। तो जाल में उपस्थित विभिन्न शाखाओं से घिरा हुआ बंध परिपथ, जाल में उपस्थित विभिन्न शाखाओं से घिरा हुआ बंध परिपथ जाल का पाश या लूप कहलाता है। जैसे एक ये सर्किट हमें दिखाई दे रहा है, एक जाल ये है। इस जाल में यदि हम पाश या लूप की बात करें तो बंध पथ यानी कि दो जो विभिन्न शाखाएं हैं उनसे घिरा हुआ बंध पथ ही क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। तो जैसे यहाँ हम बात करें ए बी एफ ए की, तो ये एक आपके पास लूप या पाश कहलाएगा, ये बंध पथ है और ये एक लूप कहलाएगा। इसी तरह यदि हम बात करें तो बी सी ई एफ बी ये एक लूप या पाश कहलाएगा। इसी तरह सी डी ई सी ये भी आपके पास एक लूप कहलाएगा, क्योंकि ये विभिन्न शाखाओं से घिरा हुआ बंध परिपथ होता है, इसलिए हम इसे लूप या शाखा, लूप या आगे हम बात करते हैं इन विभिन्न परिभाषाओं के बाद किरचॉफ के नियम की कि किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ के नियमों के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम जो कि आवेश संरक्षण का नियम या धारा का नियम कहलाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर कोई संधि बिंदु लें
और उस संधि बिंदु पर जो कुल धाराओं का बीजगणितीय योग है 0 के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि जितनी भी धाराएं प्रवाहित हो रही है उस नोड बिंदु से, उन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है समेशन ऑफ आई वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और इस नियम को हम दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वह है कि बीजगणितीय योग ज्ञात करने के लिए संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो इस नियम को हम दूसरे तरीके से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस नियम को इस तरह से भी समझ सकते हैं हम। यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है, ये एक बिंदु O है, ये संधि बिंदु है। इस संधि बिंदु पर विभिन्न धाराएं I1, I2, I3, I4 यहाँ जो है, यहाँ I1, I2 तो इस संधि बिंदु पर आ रही है और I3 और I4 धारा इस संधि बिंदु से जा रही है। तो हमने पढ़ा है कि आने वाली धाराओं को प्लस धनात्मक में और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक में लेंगे बीजगणितीय योग के अंतर्गत। तो I1 और I2 को पॉजिटिव में लेंगे तो I1 प्लस I2 और I3 और I4 को निगेटिव में लेंगे क्योंकि ये संधि बिंदु O से निकल रही है, जा रही है। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ निगेटिव वालों को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, अर्थात स्पष्ट है कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है कि समेशन आई इज इक्वल टू 0, यानी कि आई को हम आवेश में परिवर्तन की दर के रूप में भी लिखते हैं। तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी कि ये कहलाता है आपके आवेश संरक्षण का नियम या धारा का नियम। आइए अब हम बात करते हैं तो द्वितीय नियम की, किरचॉफ के द्वितीय नियम की, जो कहलाता है आपके वोल्टता का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम वोल्टता का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। इसी तरह जो है किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम या धारा का नियम कहलाता है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी लूप में उपस्थित प्रतिरोधों किसी लूप में उपस्थित प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि जो किरचॉफ ये कहता है कि किसी लूप में उपस्थित प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित जो धाराओं का बीजगणितीय योग है वह उस लूप में उपस्थित जो विद्युत वाहक बल के स्रोत है उन विद्युत वाहक बलों स्रोतों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास एक जाल दिखाई दे रहा है। यहाँ E1 और E2 दो हमारे पास विद्युत वाहक बल के स्रोत हैं, E1 और E2। यहाँ R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस लिए गए हैं। अब यहाँ से धारा I1 धारा R1 में प्रवाहित हो रही है और यहाँ से I2 धारा यहाँ R2 में प्रवाहित हो रही है। यहाँ से जो है धारा R2 में प्रवाहित हो रही है। ये R2 है,
ये I2, ये I1 और ये यहाँ R3 है। तो इस तरह से यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ ये इस तरह से बनेगा। तो A B C D E F ये एक हमारे पास नेटवर्क है। नेटवर्क में E1 E2 जो है विद्युत वाहक बल के सोर्स हैं। यहाँ से I1 धारा, यहाँ से I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ये संधि बिंदु B पर जाकर के मिलती है और R3 में जो कुल धारा प्रवाहित हो रही है वो है I1 प्लस I2 धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ इन प्रतिरोधों में जो प्रवाहित धाराओं का प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित धाराओं का जो गुणनफल है यानी कि समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू उनमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ जो विद्युत वाहक बल हैं, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है यहाँ इस तरह से। तो समेशन ऑफ ई के बराबर होगा लूप ए बी, लूप लेते हैं हम। सबसे पहले पहला पास लेते हैं ए बी ई एफ ए में किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के इस नियम से, द्वितीय नियम से, सॉरी, किरचॉफ के द्वितीय नियम से इस नियम का उपयोग करते हुए लिखें तो I1 R1, यहाँ I1 धारा बह रही तो I1 R1 प्लस यहाँ बात करें इस तरफ चले तो I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू इस लूप में विद्युत वाहक बल का सोर्स है E1, तो E1 के बराबर होगी इक्वेशन 1। इसी तरह बात करते हैं दूसरे लूप की, लूप CBED की। तो यहाँ देखें तो किरचॉफ के नियम के अनुसार I2 धारा R2 में प्रवाहित हो रही तो I2 R2 प्लस यहाँ से चले तो R3 में I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही तो I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू यहाँ इस लूप में देखें तो यहाँ विद्युत वाहक बल का जो सोर्स है वो है आपके E2 के रूप में। तो यहाँ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो पूरे इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट होती है। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम माइनस करते हैं तो इसमें से इसको माइनस करें तो I1 R1 माइनस I2 R2 ये जो पद है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो E1 माइनस E2 ये इक्वेशन नंबर 3 हमें फाइंड आउट होती है। अतः इस इक्वेशन नंबर से स्पष्ट होता है कि किसी जाल में उपस्थित प्रतिरोधों के सिरों पर उपस्थित वोल्टताओं का जो अंतर है वो जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के अंतर के उनके तुल्य होता है, विद्युत वाहक बलों के तुल्य होता है। यानी कि I1 R1 प्लस यहाँ कोष्टक में हमने इसको माइनस को ले लिया तो माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 प्लस माइनस E2 के रूप में। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 3 थी, इस तरह से हमने परिवर्तित की। अतः स्पष्ट है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, यानी कि जो उन प्रतिबाधाओं में प्रवाहित जो धाराएं हैं, धाराओं को और प्रतिबाधाओं का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग है वो उन जालकों में, उन पाशों में उपस्थित विद्युत वाहक बल के स्रोतों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित द्वितीय नियम कहलाता है, जो वोल्टता का नियम कहलाता है। यहाँ आगे हम बात करें किरचॉफ के नियम पर आधारित एक प्रश्न हम हल करेंगे, इसे हम कल सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है
कि किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसे सोल्व कीजिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में इसे लिखिएगा, बाकी इसे जो है कल हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।